मोज़ाम्बिक स्पिटिंग कोबरा अफ्रीका के सबसे जानलेवा सांपों में से एक है। वो सुबह सुबह शिकार के लिए निकला। सांपों को मुश्किल से मिलने वाली एक डेलिकेसी है मार्श फ्रॉग। लेकिन अपने शिकार पर हमला करने से पहले शिकारी को खुद को बचाना भी होगा स्नेक ईटर्स के भूखे झुंड से। नेवलों के ब्लड में एक स्पेशल प्रोटीन होता है जो उन पर स्नेक बाइट के टॉक्सिक इफेक्ट का असर नहीं होने देता और वो शिकारी का शिकार कर पाते हैं काटे जाने के डर के बिना। मेंढक का शिकार बाद में, फिलहाल सांप को अपनी जिंदगी बचाना जरूरी है। इसकी पहली चॉइस है बचकर निकल जाना, लेकिन यह तेज और हार ना मानने वाला शिकारी है। 1 डजन से ज्यादा ने सांप को घेर लिया, लेकिन इसने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिफेंस छोड़ दिया। इसने स्पिट किया, आंखों का निशाना लगाकर। यह निशाना लगाने में माहिर है। इसके फैंग्स से सही एंगल पर बने होल्स की वजह से यह शॉट करते हुए अपने टारगेट को देख पाता है और एक ऐसा पावरफुल केमिकल वेपन इजेक्ट करता है जो सांपों में यूनिक है। वेनम में फ्लैश ईटिंग प्रोटीन्स की हाई डोज होती है जो सेल्स की मेम्ब्रेन को तोड़ देती है, इसीलिए इसके शरीर पर पड़ते ही तुरंत दर्द होता है, खास तौर पर आंखों में। और सांप एक बार में 40 बार तक स्पिट कर सकता है। इतना काफी है सभी नेवलों को हिट करने के लिए। वेनम उसके प्यूपिल को भी डायलेट कर देता है, जिससे वो लाइट के लिए सुपर सेंसिटिव हो जाता है। इससे नेवले उसे देखने के लिए जूझने लगते हैं और सांप वहां से निकल जाता है। नेवलों ने उसका पीछा नहीं किया। कुछ पर कई बार वेनम गिर चुका है और अगर ज्यादा गिर गया तो वो परमानेंटली ब्लाइंड भी हो सकते हैं। स्पिटिंग कोबरा ने अपना पूरा ध्यान एक बार फिर से मेंढक की तरफ लगा लिया। और शरीर में वेनम पहुंचा दिया पुराने तरीके से। ताजा गिरी हुई स्नो इसे बेहद मुश्किल शिकार बना रही है। स्नो के गिरने पर हवा से गंध मिट जाती है, इसलिए यह पता होते हुए भी कि शिकार है, ये उस तक पहुंचने की स्ट्रॉन्ग ट्रेल को पाने के लिए जूझ रहे हैं। एक एक मॉलिक्यूल करके उन्हें एक तस्वीर बनानी शुरू करनी है, सेंड ग्रेडियंट्स का पीछा करते हुए जहां वो सबसे स्ट्रॉन्ग मिले। अचानक उन्हें पक्का पता चल गया है, बाइसन। एक किलोमीटर से भी कुछ ही दूरी पर मौजूद है। एडल्ट्स बहुत बड़े होते हैं, फुली ग्रोन वुल्फ के साइज के करीब 10 गुना बड़े। इनकी खाल इतनी मोटी और इंसुलेटिंग होती है कि इनके बॉडी हीट से स्नो नहीं पिघलती है। और जितना बड़ा इनका साइज है
उतना ही बड़ा स्टेमिना भी। सामना होने पर ये बहुत खतरनाक होते हैं। बाइसन शार्प हूव्स और हॉर्न्स के अलावा ढेरों मसल से भी हमला कर सकते हैं। वुल्व्स को जरूरत है सिर्फ एक को टारगेट करने की जिसे वो मार सके बिना खुद को मारे। गंध की अपनी सुपर सेंस का इस्तेमाल करके वो ये पता लगाते हैं कि किसको मारना सबसे आसान है। केनाइंस बीमारी दिखने से पहले ही उसका पता लगा सकते हैं और सूंघ सकते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल, जिनसे मिलती है डर की गंध। और इन्हें पोटेंशियल टारगेट को चुनने में मदद मिलती है। इस बार टारगेट एक काफ है। कुछ ने मां का ध्यान भटकाया और कुछ ने शिकार पर हमला बोल दिया। हालांकि ये बच निकला है, पर शिकार अभी खत्म नहीं हुआ है। जब बाइसन वापस झुंड में गया, दो वुल्व्स ने पीछे से हमला कर दिया। पिछले दोनों पैरों के ऊपरी हिस्सों को पकड़कर वो शिकार को डिसेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन्होंने काफ को नीचे गिरा दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन एडल्ट बाइसन वुल्फ के कई हमलों से बच चुके हैं। एक फीमेल ने हमले का जवाब दिया है। इनके पैरों के नीचे रौंदा जाना वुल्फ के पैक के हर मेंबर के लिए जानलेवा हो सकता है। लेकिन आखिरकार वुल्फ के स्टैमिना की जीत होती है। और काफ अब और सामना नहीं कर सकता। चीते के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं, दूसरे शिकारियों से बचना और खाना ढूंढना। हालांकि यह दुनिया का सबसे तेज जमीनी जानवर है, लेकिन चीते के लिए जिंदा रहना आसान नहीं होता। अक्सर बड़े और ताकतवर जानवर इस कम वजन वाले जीव से इसका शिकार छीन लेते हैं। शेर खुद शिकार करते हैं, लेकिन उनका कम से कम 40% खाना दूसरे जानवर चुरा लेते हैं। जिस वजह से वो कंपटीशन को मारने से भी नहीं कतराते। खुद को बड़े शिकारियों से बचाने के लिए चीते कई शानदार सीक्रेट स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं।
इनका यूरिन लगभग गंधहीन होता है। यूरिन की गंध एक ऐसा सुराग है जिससे दूसरे शिकारी चीतों का पता लगा सकते हैं, लेकिन चीते के यूरिन को सिर्फ दूसरे चीते ही पहचान सकते हैं। ये फैमिली दूसरे शिकारियों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ती। कंपटीशन से बचने के लिए ये दिन के समय शिकार करते हैं, जब शेर आराम से सो रहे होते हैं। ये टैक्टिक्स चीते के चेहरे पर बनी होती है। ये गहरी काली धारियां धूप को सोख लेती हैं, जिसकी मदद से ये दोपहर की धूप की चकाचौंध में भी शिकार को खोज लेते हैं। ये अपने शिकार की नजर की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं। गजेल की विजन बेहद वाइड एंगल होती है, लेकिन ये अपने सामने की चीजों को साफ नहीं देख पाते। चीते का पास आना उनके विजुअल वीक स्पॉट और हीट हेज की वजह से साफ साफ दिखाई नहीं दे पाता है। ये किसी स्पोर्ट्स कार से भी तेज रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इसका स्केलेटन बाकी दूसरी कैट से करीब 30% हल्का होता है। इनकी रीढ़ की हड्डी बेहद लचीली होती है और शोल्डर ब्लेड्स जैसे फ्लोट करते हैं। ये एक छलांग में 7 मीटर की दूरी तय कर सकता है। अपने बड़े मिडिल ईयर की बदौलत इसका ध्यान चेस की गहमा गहमी में भटकता नहीं है। रफ्तार तेज होने पर भी यह इसके मूवमेंट्स पर नजर रखता है, तो सवाना में दौड़ते हुए भी इसकी नजर अपने शिकार पर पूरी तरह से टिकी रहती है। 113 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार पर यह अपने शिकार पर बड़ी चालाकी से आखिरी वार करता है। इसने एकदम सही समय पर झपट्टा मारा। चीतों की शिकार की करीब आधी कोशिशें ही कामयाब होती हैं। कामयाबी की यह दर शेरों के मुकाबले लगभग 2 गुनी है, मगर हवा में फैलती खून की गंध इन हाइनास और जैकल्स को खींच लाई है। चीते की तेजी ने इसे शिकार तो दिला दिया, पर इससे पहले कि ये इससे छिन जाए, इसे तेजी से इसे खाना भी होगा। मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकती है। रोड रनर्स की छाती की मसल्स उड़ान भरने लायक मजबूत नहीं होती हैं, और इसका सीक्रेट हथियार है इसकी रफ्तार। यहां कुछ ही जीवों की रफ्तार इससे तेज है। जो इस रेगिस्तान के सबसे जहरीले सांपों में से एक है। अपने खास तरह के पैरों की मदद से यह पल भर में ही हमले से बचाव की मुद्रा में आ सकती है। इसकी मुड़ी हुई चोंच किसी नुकीले चाकू की तरह सांप को घायल करके उसे थका सकती है। और फिर यह सांप को पूरा निगल जाती है। अभी पूंछ निगलना बाकी है, जबकि सिर का पचना शुरू भी हो चुका है।
सांप रोड रनर को अपने अगले दुश्मन से जूझने के लिए रेगिस्तान में कई किलोमीटर की दूरी तय करने लायक ताकत दे देगा। फ्रॉग्स उनको अपने अनोखे और शानदार हथियारों से दूर भगाते हैं। पॉइजन एरो अपने चटख रंगों से बताता है कि वो जहर से भरा हुआ है, जबकि ग्लास फ्रॉग खतरा महसूस होने पर इनविजिबल हो जाता है। ये अपने ज्यादातर रेड ब्लड सेल्स को अपने लिवर में क्रिस्टल लाइंड सैक्स में छुपा देता है। ये सैक्स लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और फ्रॉग्स को पत्तियों में छुपने में मदद करते हैं। हालांकि ये सब कुछ छुपा नहीं सकता। इसके दिल को धड़कने के लिए थोड़े खून की जरूरत होती है और वो अब भी दिख रहा है। मगर ये फ्रॉग सिर्फ छुप ही नहीं रहा, ये पहरा दे रहा है। इसकी साथी अंडे देकर चली गई है और अब इसका काम है इन 35 अंडों की देखभाल करना। 24 घंटे 7 दिन सुपर डैड। हर रात पत्तियों से ओस जमा करने के लिए ये अपने शरीर का इस्तेमाल करता है और नमी को अंडों में ट्रांसफर करता है ताकि वो सूखे नहीं। सुबह होते ही ये दिन के शिकारियों, खास तौर पर अपने कट्टर दुश्मनों से सावधान हो जाता है। ये हैं जंगल के उड़ने वाले शिकारी यानी वॉस्प्स। इनसे फ्रॉग को कोई खतरा नहीं है, लेकिन इन्हें चाहिए इसके पौष्टिक बच्चे। वो लड़ाई करता है। सबसे पहले ये बड़ी चतुराई से धोखा देता है। वॉस्प को कंफ्यूज करने के लिए इसकी पीठ पर अंडों के क्लच का पैटर्न होता है। जब वॉस्प इसके नकली ब्रूड की तरफ आकर्षित होती है तो फ्रॉग अपने सीक्रेट हथियार से हमला कर देता है। ये है कंग फू कर्मिट। लेकिन आखिरकार ये निंजा डैड नंबर से मात खा जाता है। खुशकिस्मती से ग्लास फ्रॉग टैडपोल्स के पास एक दूसरा प्लान भी है। इनके माता पिता ने समझदारी से इनका क्रैश झरने के ऊपर बनाया। कुछ टैडपोल्स वहां तक पहुंचने लायक हो गए। वो पत्ती से नीचे सुरक्षित जगह की तरफ सरकते हैं। एक आखिरी छलांग लगानी बाकी है। ये टैडपोल्स नदी की सेडिमेंट्स में छुप जाएंगे और धीरे धीरे मेंढक बन जाएंगे। इनके डैड एक और हफ्ते तक पहरा देंगे और अपनी मार्शल आर्ट निखारते हुए बाकी अंडों से बच्चे निकलने का इंतजार करेंगे। छोटी रीगल हॉर्न्ड लिजर्ड के लिए गर्मी भी है और खतरा भी। उसे जिसका शिकार करना है उनसे बचना भी है। हार्वेस्टर एंट्स खाने के लिए बहुत ही अनयूजुअल चॉइस है। ये दुनिया की सबसे जहरीली चींटियां हैं। 5 इंच की छिपकली के लिए इस झुंड पर हमला जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन उसके पास एक शानदार डिफेंस है। मोटे स्केल्स ने उसकी बॉडी को कवर किया हुआ है, लेकिन मोटी स्किन के अलावा भी उसके पास एक प्रोटेक्शन है। जब लिजर्ड एंट को निगलती है
वो उसे मुंह के म्यूकस में रोल कर लेती है, जिससे उसका इंटरनल पैसेज बाइट से बच जाता है। हार्वेस्टर एंट्स डेजर्ट की सबसे न्यूट्रिशियस स्नैक नहीं है, लेकिन उनसे छिपकलियों को मिलता है पानी और एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसे छिपकली अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती है, पॉमिक एसिड। सोनोरन डेजर्ट में बड़े प्रेडेटर्स भी भरे हुए हैं जो छिपकली को खाना पसंद करते हैं। एक बॉबकैट जिसने उसे कैमोफ्लेज के बावजूद भी देख लिया है। हालांकि स्पीड और साइज का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इस रेप्टाइल के पास एक सीक्रेट डिफेंस है। लगता है कि ये मरने की एक्टिंग कर रही है, लेकिन ये एक सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स देने की तैयारी कर रही है। मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके इसने ब्लड फ्लो को अपनी आंखों के इर्द गिर्द रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अपनी साइनसेस में प्रेशर को बढ़ाती गई है जब तक कि उसकी आई सॉकेट से ब्लड। ये है ड्रेको लिजर्ड, जो करीब 20 सेंटीमीटर लंबी और बेहद शर्मीली होती है। इसे पसंद है सिर्फ अपना साथ और चींटियों की दावत। हालांकि ज्यादातर समय सामने होते हुए भी ये नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई एक ऐसा है जो इसका पीछा करता है इसे खाने के लिए, और वो है पैराडाइज ट्री स्नेक। इसमें और ड्रेको में कुछ सीक्रेट पावर्स हैं, जिसकी वजह से ये जंगल की बेहद शानदार चेज मानी जाती है। ड्रेको तेज है और फुर्तीली है, मगर सांप इसका पीछा नहीं छोड़ता। ये और ऊंचाई की तरफ बढ़ती जाती है। जब तक आगे जाने के सारे रास्ते खत्म नहीं हो जाते। और अब बचाव का एक ही रास्ता है। ये अपनी रिब्स फैलाती है और हवा में तैरती है। ड्रेकोस 20 मीटर से ज्यादा दूरी तक उड़ सकती हैं, जो इसके सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए काफी है। मगर सांप में भी काबिलियत कम नहीं है। ये अपने शरीर को चपटा करता है, जिससे एस शेप का एक विंग बन जाता है। और उसकी लैंडिंग तो कमाल की है। ये एक हुक बनाता है और उसी टहनी पर पहुंच जाता है जिसे इसके शिकार ने सुरक्षित समझा था। अब ड्रेको दोबारा से छलांग लगाती है। इसके पंख इसे सांप से बेहतर कंट्रोल देते हैं। सांप को इस बार मात मिल जाती है, लेकिन यह अभी भी भूखा है। तभी इसे एक आसान सा शिकार नजर आता है, एक गेको। किसी भी माहिर शिकारी की तरह इसे पता है कि किसी बड़े शिकार को दबोचने से पहले प्रैक्टिस छोटे शिकारी से ही करनी होती है। उड़ने वाले शिकार को गिराना मुश्किल बात है। अब अगले निशाने पर है एक क्रिकेट। इस बार एक एक्सपर्ट निशानेबाज शॉट के लिए तैयार है।
कामयाबी मिल ही गई। ऐसे सटीक निशाने के लिए जरूरत होती है बहुत सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स और सेंसेस की। आंचे फिश की विजन उनके पानी के नीचे की दुनिया के लिए बहुत काम की होती है, जो उन्हें रिवर बेड पर ब्राउन के बहुत सारे शेड्स को पहचानने में मदद करती है। लेकिन निशाना लगाने से पहले फिश अपनी आंखों को रोटेट करती है ताकि इमेज रेटिना के एक स्पेसिफिक पार्ट पर बने, जो पूरा रंग और छोटी से छोटी डिटेल को देख सकता है। लेकिन इतना ही नहीं, हवा से पानी में जाने पर लाइट बेंड होती है, जिससे इंसेक्ट वहां दिखता है जहां वो है नहीं। इसीलिए इस ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से आंचर फिश के लिए सही निशाना लगाना सीखना बहुत जरूरी है। शूट करने के लिए तैयार होते ही आंचर फिश जीभ को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से पर एक ग्रूव में कर्ल करती है, जिससे एक ट्यूब बन जाती है और पावरफुल गिल्स की मदद से मुंह में भरा पानी बाहर फेंक देती है। टिप की रफ्तार रियर से कम होती है, जिससे पानी की एक बुलेट शेप की ब्लॉब बन जाती है जब वो टारगेट पर हिट करती है। बुल्सआई। और इस तरह किया जाता है शिकार। 3 मीटर लंबे और करीब 130 किलो वजन के हमेशा भूखे रहने वाले इस जीव का इन छोटे आइलैंड पर जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। जिन पिग्मी एलिफेंट्स का ये शिकार करते हैं वो अब खत्म हो गए। उनकी जगह एक बड़े और हथियारों से लैस जानवर ने ली है, जिसे इस आइलैंड पर इंसान लाए हैं। करीब 1 टन वजन के और नुकीले सींगों वाले ये वाटर बफेलोस कोमोडो ड्रैगन्स की जान ले सकते हैं। बफेलो का शिकार करने के लिए कोमोडो को एक सीक्रेट वेपन की जरूरत होती है। गर्मियों से परेशान होकर यह बफेलो आइलैंड के एक तालाब में चला गया है, जहां वो खुद को ठंडा रखते हुए आराम से दिन बिता सकेगा। मगर खाना ढूंढते ड्रैगन्स वहां भी आ पहुंचे हैं। यह बड़ा ही खतरनाक आमना सामना है। ड्रैगन्स अपने बल पर बफेलो से मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें बड़े शिकार को तेजी से मारने की ताकत नहीं होती है। इनकी बाइट किसी घरेलू बिल्ली जितनी ही होती है। मगर कोमोडो के पास एक जानलेवा जहर है। हालांकि इसके फैंग्स नहीं है, लेकिन इसकी लार में जहर है। अगर कोमोडो अपना सलाइवा बफेलो के शरीर में पहुंचा सके तो वो उसकी जान ले सकता है। दिखने में यह मामूली सा घाव लग सकता है, लेकिन जहर धीरे धीरे असर करेगा। शिकारी इसका पीछा करता है और एक दिन के बाद यह बफेलो दम तोड़ देता है और सारे ड्रैगन्स दावत उड़ाने चले आते हैं। वो मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को निकलते हुए दावत का पूरा मजा लेते हैं। कोमोडो एक बार में ही अपने वजन के 80% के बराबर खा लेगा, जो इसके लिए 1 महीने तक काफी होगा। अपनी बड़ी कॉलोनीज को सपोर्ट करने के लिए वो हर रोज हजारों शिकार घर ले आती हैं। खास बात यह है कि उनका कोई लीडर नहीं होता और वो लगभग ब्लाइंड होती है।
आर्मी एंट्स रिलाय करती हैं अपने एंटेना पर टकराने से बचने और शिकार की मूवमेंट का पता लगाने के लिए। वो शिकारी दल बनकर जंगल में जाती हैं। ये लगभग 20 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा होता है। अपने स्टिंगर के पास के ग्लैंड से हर चींटी एक केमिकल ट्रेल छोड़ती है ताकि बाकी उसे फॉलो कर सकें। एक ट्रेल जल्दी इवेपोरेट हो जाती है, लेकिन बहुत सारी चींटियों की ट्रेल्स रीइंफोर्स होकर एंट हाईवेज बन जाती हैं। और हाईवे पर भीड़ होने का सिर्फ एक मतलब है, आगे इतना शिकार है जो बहुत सारे शिकारियों को अपनी तरफ खींच रहा है। एक स्टिक इंसेक्ट ने फौलादी हिम्मत दिखाई और बिना हिले डुले खड़ा रहा। जरा सा हिले नहीं कि जिंदगी खत्म हो जाती है। वो मजबूती से जमा रहा। मगर ये स्कॉर्पियन उतना खुशकिस्मत नहीं था। सभी चींटियां मिलकर एक सुपर ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती हैं और बन जाती हैं सिंगल इंटेलिजेंट क्रीचर जिसका सिर्फ एक ही प्लान है, शिकार तक जल्दी पहुंचने के लिए वो सबसे छोटा रास्ता अपनाती हैं और अपने शरीर को जोड़ती हैं गड्ढों को भरने और पुल बनाने के लिए। एक और एंट कॉलोनी से आने वाली गंध ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा, जंगल की जमीन से कैनोपी की तरफ। उनके नेस्ट में एक ऐसी डेलिकेसी है जिसके लिए आर्मी एंट्स युद्ध करने से भी नहीं रुकेंगी। वो डिफेंडर्स को टहनियों से गिरा देती हैं ताकि हमला करने वालों के लिए रास्ता बन सके। आर्मी एंट्स यहां बेबीज को चुराने आई हैं। उन्होंने नेस्ट का सारा फैट, जूसी लार्वे निकाल लिया। आर्मी एंट्स एक दिन में 5 लाख से ज्यादा जंगल ड्वेलर्स को मार सकती हैं और ये सब उनके नेस्ट में जा रहा है शाम की पार्टी के लिए। आर्मी एंट नेस्ट एक किला होता है जो बनता है मिनिम से, सबसे छोटी एंट्स। उसमें रहती है रानी और उसके बच्चे और वहां स्ट्रिक्ट क्लाइमेट कंट्रोल होता है। मिनिम्स अपनी बॉडी को शिफ्ट करती हैं खिड़कियां खोलने और बंद करने के लिए और इंटीरियर्स को कोजी 28.5 डिग्री बनाए रखने के लिए। लेकिन इस लिविंग सुपरस्ट्रक्चर की सबसे बड़ी खूबी है कि ये अपने किले को जल्दी से एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बना सकता है। जब चींटियां आसपास का सब कुछ खा लेती हैं तो उनके लिए जंगल के उस हिस्से को छोड़ना जरूरी हो जाता है। पहले वो बेबीज को बाहर निकालती हैं। कुछ 100 मीटर दूर स्काउट्स ने एक नई साइट पर कब्जा करके रखा है और अब वक्त है फिर से किला बनाने का। छोटे छोटे हुक से अपने पैरों को लॉक करके मिनिम्स एक छोटी शेल बनाती हैं जिसके अंदर नेस्ट कैविटीज होती हैं। हर चींटी पर बराबर भार पड़ता है, उसके वजन का करीब 8 गुना। कुछ ही घंटों में एक नया किला बनकर तैयार हो जाता है। सैनिक रानी को अंदर ले जाते हैं और कल उसकी फौज एक नए इलाके को जीतेगी। कटल फिश समुद्र की जादूगर है और ये माहिर होती है अपने हुनर और रंग रूप में बदलाव लाने के लिए। ये मिली सेकंड्स में अपना रंग और टेक्सचर दोनों बदल सकती है।
किसी भी बैकग्राउंड में घुल मिल जाने के लिए जिसमें वो तैरती रहती है, या मैसेजेस भेजने के लिए। इस मेल की स्किन में रंगों के करीब 1,70,00,000 सैक्स हैं। और इन सैक्स को खोलकर और बंद करके ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स क्रिएट करती है। कुछ सैक्स मिरर्स की तरह काम करते हैं, जो इनके आसपास लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन इसके डिस्प्ले में एक रहस्य छुपा हुआ है। कटलफिश की आंखों में सिर्फ एक तरह का फोटो रिसेप्टर होता है, जिसका मतलब है कि उन्हें दुनिया सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती होगी। मगर फिर भी वो रीफ के सभी शानदार रंगों की नकल कर सकती है। इस हुनर की असली वजह है उसके कर्व्ड प्यूपिल्स। वो एक प्रिज्म की तरह काम करते हैं और लाइट को अलग अलग रंगों में बांट देते हैं। हर रंग पर फोकस करके कटलफिश पता लगा लेती है कि कौन सा रंग पीला है, कौन सा हरा और कौन सा नीला। इनमें इन्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि ये अपने एनवायरनमेंट की बारीकी से नकल कर पाए। बड़ी और नरम शरीर वाली होने की वजह से समुद्र के बहुत सारे प्रेडेटर्स कटलफिश को खाना पसंद करते हैं। कैमोफ्लाज एक शानदार बचाव है जो इन्हें अक्सर बचा ही लेता है। लेकिन रीफ की सबसे खतरनाक प्रेडेटर्स से बचने के लिए यह काफी नहीं है। शार्क्स के पास अपनी ही एक सुपर पावर होती है। ये अपने शिकार की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाकर उन सिग्नल्स को पकड़ लेती है जो फ्लैशलाइट बैटरी से 75,000 गुना कम होते हैं। भला धड़कते दिल को कोई कैमोफ्लाज कैसे छिपा सकता है? शार्क को अपना शिकार तलाश करने के लिए बस इसी की जरूरत होती है। लेकिन ये कटलफिश ज्यादा ही समझदार है। ये सिर्फ तले के अंदर नहीं गई, बिना हिले डुले बैठ गई है, अपने शरीर को ढक लिया है और धीरे धीरे सांस ले रही है, जिससे उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नेचर करीब 90% तक कम हो गए। और इतना करना काफी होगा शार्क के मेन्यू में शामिल ना होने के लिए। तितलियों को उनके आसपास की दुनिया की इंफॉर्मेशन केमिकल रिसेप्टर्स से मिलती है जो उनके पूरे शरीर पर होते हैं। पौधे पर बैठने के बाद फीमेल अपने 6 पैरों को पत्तियों की लीफ पर मारती है उसके सरफेस को डैमेज करने के लिए। उनके पैरों के पिछले हिस्सों में बने कीमो रिसेप्टर्स पत्ती से निकलने वाले प्लांट जूस को एनालाइज करते हैं। ये मिल्कवीड ही है और अब वो अंडे देना शुरू कर सकती हैं। बहुत से जानवरों के लिए मिल्कवीड टॉक्सिक होता है, लेकिन मोनार्क्स इस पॉइजन को अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करती हैं। कैटरपिलर के कलरफुल स्ट्राइप्स प्रेडेटर्स को उसके टॉक्सिक होने की चेतावनी देते हैं, जिससे 2 हफ्ते बाद मेटामॉर्फोसिस में पहुंचने का उसका चांस बढ़ जाता है। तितलियां कुछ और हफ्ते जिंदा रहती हैं। हर जनरेशन नॉर्थ की तरफ और आगे फैलती चली जाती है, पुराने ब्रीडिंग ग्राउंड्स को रीपॉपुलेट करते हुए। लेकिन लेट समर में मिल्कवीड खत्म होना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर कम होने लगता है, जिससे मोनार्क्स की लेटेस्ट जनरेशन की रिप्रोडक्शन रुक जाती है। इससे उन्हें एनर्जी मिलती है एक्स्ट्रा लॉन्ग लाइफ के लिए और स्ट्रेंथ मिलती है
मेक्सिको में अपने विंटरिंग ग्राउंड्स में वापस जाने का लंबा सफर तय करने के लिए। कुछ तितलियां अब 4000 से ज्यादा किलोमीटर दूर हैं, नॉर्थ में, जहां कनाडा मौजूद है। वो सूरज को कंपास की तरह इस्तेमाल करती हैं साउथ का रास्ता पता लगाने के लिए, लेकिन सूरज हर रोज ईस्ट से वेस्ट में जाता है। उनके एंटेनाए में एक इंटरनल बॉडी क्लॉक इस मूवमेंट के लिए एडजस्ट करने में मदद करती है। इसीलिए वो सुबह के समय सूरज को लेफ्ट में रखती है और दोपहर में राइट में। इससे वो साउथ की तरफ ही बढ़ती रहती हैं, चाहे दिन का कोई भी वक्त हो। वो इन लैंडमार्क्स पर भी भरोसा रखती हैं, जैसे माउंटेन रेंजेस और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, जो उन्हें उस जगह का रास्ता बताने के लिए है जहां वो पहले कभी नहीं गई हैं। बहुत सारी शायद पहुंच भी नहीं पाती है। लेकिन आखिरकार 10 करोड़ से ज्यादा तितलियां इकट्ठा होती हैं मेक्सिको के सियरा माड्रे माउंटेन्स में। उनकी सिक्स्थ सेंस ने पूरे कॉन्टिनेंट से उन्हें इस जगह पर इकट्ठा किया, फर के पेड़ों पर, जहां ये सर्दियों का मुकाबला करेंगी एक दूसरे के नजदीक बैठकर। इस मैंटिस श्रिम्प को एक नया घर ढूंढना है जहां भीड़ कम हो और खाना थोड़ा सा ज्यादा हो। इसे एक खतरनाक सफर करना पड़ रहा है। इसके पास ज्यादा हथियार नहीं है। ऑक्टोपस और दूसरे शिकारी इसे खा जाएंगे। लेकिन इसके छुपने की जगह है कहां? हर बरों में तो कोई ना कोई मौजूद है। यहां सुरक्षित घर ढूंढने के लिए इसे काफी जद्दोजहद करनी होगी। मैंटिस श्रिम्प्स खतरनाक सीक्रेट वेपन से लैस होते हैं, पर ये सावधानी बरतते हैं ताकि इलाके की लड़ाइयों में ये एक दूसरे की जान न ले लें। कुछ कम फ्रीक्वेंसी वाली गड़गड़ाहट से चेतावनी दे देते हैं, जैसे घुर्रा कर कह रहे हो ये जगह खाली नहीं है। ये इलाका रहने के लिहाज से आसान नहीं है, मगर मैंटिस श्रिम्प को घर छीनने में कोई ऐतराज नहीं है। मुमकिन हो तो ये किसी के घर के मालिक को भी बेदखल कर सकता है। ये देखने के लिए कि कौन सबसे ताकतवर है, ये एक दूसरे की पूंछ पर मुक्का मारते हैं। लड़ाई में जीत हुई है इसकी, तो इसे मिलता है नया घर। अब समय है अपने सीक्रेट हथियार को इस्तेमाल करने का। जो भी ये खाता है, मॉलस्क्स और दूसरे क्रस्टेशियंस, सबका शेल कठोर होता है। तो ये छोटा श्रिम्प कुदरत के सबसे मजबूत आर्मर से कैसे टक्कर ले लेता है? इसके सिर के नीचे छुपे 2 मॉडिफाइड पैर हैं जो शेल तोड़ने वाले क्लब्स बन गए। इस क्रैब को बाहर निकालने के लिए इसके होल को तोड़ना होगा। इसका स्प्रिंग लोडेड क्लब 22 कैलिबर बुलेट की ताकत से वार करता है। यह सिर्फ क्लब का शेल से टकराने का ही असर नहीं है। क्लब की इस तेज रफ्तार से पानी वेपराइज हो जाता है, जिससे इंप्लोजन होता है।
और साथ ही एक खतरनाक शॉक वेव रिलीज होती है जो शेल को चकनाचूर कर देती है। क्लब बार बार हमला करता है। आकार के हिसाब से ये एनिमल किंगडम का सबसे ताकतवर पंच है। आज रात ये क्रैब का मीठा और नर्म मांस खाएगा, फिर आराम करने और पचाने के लिए अपने घर चला जाएगा। दो टन से ऊपर वाला ये मेल 20 फीमेल्स के हैरम के ऊपर राज करता है। अपना बड़ा शरीर इस्तेमाल करके वो उनसे मेट करने के अपने अधिकार को डिफेंड करता है, दूसरे मेल से जबरदस्त लड़ाई लड़कर। ये लड़ाइयां जानलेवा हो सकती हैं। हालांकि सबसे अच्छा डिफेंस है लड़ाइयों को अवॉइड करना। तो जब वो अपनी टेरिटरी बनाते हैं, मेल्स चेतावनी देने वाली आवाजें निकालते हैं दूसरों को दूर रखने के लिए। अपनी जायंट नोजेस को फुलाकर वो लगातार गरजते रहते हैं। उनकी ये आवाजें सैकड़ों मीटर दूर तक जाती हैं। हर मेल की आवाज अलग और पहचानी जा सकने वाली होती है, ताकि दूसरे अच्छी दूरी बनाकर रखें खूंखार बीच मास्टर्स से। मगर हैवीवेट टाइटल के लिए कोई ना कोई चैलेंजर जरूर होता है, और अब सच में घायल होने का खतरा है। केनाइन टीथ जानलेवा बाइट ले सकते हैं, स्किन और ब्लबर को काटते हुए ब्लड से भरे टिश्यूज तक जा सकते हैं। लेकिन उम्र डिफेंस की एक और लेयर दे देती है। पिछली लड़ाइयां स्कार टिश्यूज छोड़ देती हैं जो गर्दन को बचाते हैं। हर लड़ाई बीच मास्टर को ज्यादा स्ट्रांग बना देती है। इंट्रूडर की हार हुई है, लेकिन वो जान बचाकर बच निकला है, और बीच मास्टर ने फिर से अपनी पोजीशन पा ली है। थाईलैंड के उथले समंदर में एक टेक्सटाइल कोन शेल शिकार ढूंढ रहा है, और उसके सामने दो बड़ी मुश्किलें हैं। ये ना तो दौड़ सकता है और ना ही देख सकता है। ये साइफन ट्यूब का इस्तेमाल अपने शिकार को सूंघने और चुपचाप उसके पहुंचने के लिए करता है। लेकिन ये एक बेमिसाल हथियार से लैस है। इसकी इस पिंक ट्यूब में एक जहरीला हार्पून लगा हुआ है। ये छोटा स्नेल हमले से बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये कोन स्नेल के हथियार से छुप नहीं सकता है। एक ही सटीक निशाने से ये स्नेल पैरालाइज हो जाता है।
अब इसे धीरे धीरे इसके शेल से निकाला जाएगा। बड़े कोन स्नेल्स के पास और भी बड़े हथियार होते हैं। सारे मरीन स्नेल्स में जियोग्राफी कोन सबसे ज्यादा घातक है और ये ज्यादा मोबाइल विक्टिम्स का शिकार करता है। इसके हार्पून में 700 लोगों की जान लेने के लायक जहर होता है। लेकिन इस स्नेल को एक सटल टच ज्यादा पसंद है। जियोग्राफी कोन अपने साइफन को बतौर लर इस्तेमाल करता है और मछलियां सोचती हैं कि उसे कोई टेस्टी कीड़ा मिल गया, मगर ये एक ट्रैप है। अब स्नेल पानी में वेपनाइज्ड इंसुलिन भर देता है, जिसे निर्वाणा कबाल के नाम से जाना जाता है। इंसानों की ही तरह बहुत ज्यादा इंसुलिन इनकी ब्लड शुगर को भी कम कर देता है, जिससे कमजोरी, कंफ्यूजन और कोमा भी हो सकता है। मछली बेबस हो गई है और वो भाग नहीं सकती है। कोन स्नेल अपने मुंह के अंदर से एक हार्पून फायर करके इसकी जद्दोजहद को खत्म कर देता है। मगर ज्योग्राफी कोन के लिए एक मछली काफी नहीं है। ये रात भर शिकार करता रहता है और उन्हें अपने अंदर जमा करता है। और फिर बाद में दिन भर आराम करते हुए उन्हें खाएगा।